देश में एक बार फिर नेशनल हेराल्ड को लेके मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। जिस तरीके से आज ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी थी, उसको लेकर तमाम कांग्रेस जो नेता हैं उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत और आवश्यकता क्या थी कांग्रेस के सारे नेताओं को। आखिर ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया क्योंकि ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को समन भेजा था, दोनों की आज पेशी थी। लेकिन किसी कारणवश कोविड के इलाज के लिए सोनिया गांधी हॉस्पिटल में थी, जिसके कारणवश वो नहीं आ सकी। राहुल गांधी को पेशी होना पड़ा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों साथ में ईडी के दफ्तर गए। लेकिन ईडी के बाहर, परिवर्तन निदेशालय कार्यालय के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, हम वीडियो भी देख रहे थे किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस क्या है। ये फिर एक बार आज सुर्खियों में है, जिसको लेकर इस तरीके का माहौल आज पूरे देश में क्रिएट किया गया। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, इस पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के आखिर नाम इस नेशनल हेराल्ड से क्यों जुड़े गए हैं, आखिर नेशनल हेराल्ड है क्या। उस सब सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि अब तक किस मामले में हुआ है, कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है, ये भी हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे आपको बता दें कि आखिर नेशनल हेराल्ड है क्या, ये पूरा मामला है क्या। ये एक अखबार है जो कि आज़ादी से पहले ये अखबार, सबसे प्रथम अखबार ये है। ये उस वक्त का अखबार है जबकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी 1938 में इसकी शुरुआत की थी, जो कि इसके माध्यम से पूरे भारत की जनता तक जो संदेश पहुंचाया जाता था, जो कांग्रेस की नीतियां थी वो जनता तक पहुंचाई जाती थी। तो ये नेशनल हेराल्ड अखबार जो है, इसको 1938 में शुरू किया गया। इसको प्रकाशित करने का जिम्मा जो है एसोसिएट जनरल लिमिटेड नामक की एक कंपनी के पास, उस कंपनी को इसको प्रकाशन करने का जिम्मेवारी दी जाती है। इसके अलावा करीब 5000 जवाहरलाल नेहरू ने की, इसके अलावा करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी इसके शेयर में थे। 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर में थे। इस अखबार, इसके साथ साथ ही 2 और अखबार उस समय प्रकाशित हुआ करते थे। हिंदी का एक अखबार था नवजीवन, और उर्दू भाषा में एक पत्रकार था कौमी आवाज़। ये दोनों पत्रकार उस वक्त प्रकाशित हुआ करते थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, आखिर ये अखबार में क्या कुछ दिक्कतें हुई, आखिर इससे जिस प्रकाशित कंपनी जो है एसोसिएट जनरल लिमिटेड, आखिर इस कंपनी के साथ क्या फर्जीवाड़ा हुआ, आखिर क्या ये मामला था कि ये इस मामले पे ईडी को संज्ञान लेना पड़ गया। आखिर ईडी क्यों इस मामले में आई, आखिर ईडी को क्यों लगा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो इस अखबार के जरिए इस अखबार की बात करते हैं कि इस अखबार के जरिए स्वतंत्रता सेनानी जो है अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाया करते थे, उठाते भी थे। अंग्रेज़ों को ये पसंद कदापि नहीं था कि जो स्वतंत्रता सेनानी है अपनी इस आवाज़ को जनता तक पहुंचाए, क्योंकि लिखेंगे तो अंग्रेज़ों के विरोध में ही लिखेंगे, और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे। धीरे धीरे अखबार स्वतंत्रता सेनानियों का मुख्य पत्र बन चुका था उस समय। लेकिन ब्रिटिश सरकार की कमियों को ये उजागर करता था। ये अखबार उस समय पूरा आलोचना करता था ब्रिटिश सरकार की कमियों की। तो इस अखबार के उस समय अंग्रेज़ों का आंखों का ये किरकिरी बन चुका था। ये अखबार अंग्रेज़ों को कतई ये पसंद नहीं था कि हमारी कमियों को इस तरीके से पुरजोर तरीके से इस अखबार में प्रकाशित कर लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों तक दिखाया जाए। तो नतीजा ये हुआ कि 1942 में इस अंग्रेज़ों ने नेशनल हेराल्ड अखबार को बैन कर दिया। 1942 में यह अखबार को बंद कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद कांग्रेस की नीतियों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, तो कांग्रेस की नीतियों तक जनता तक पहुंचाने का ये जरिया बना उस वक्त ये अखबार। फिर से नेशनल हेराल्ड जो अखबार था 1945 में फिर से ये शुरू हुआ, फिर से स्टार्ट किया गया। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अखबार बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया अपना। जी हाँ, सही सुना आपने कि 1947 में आज़ादी के बाद 1945 में फिर से इस अखबार की शुरुआत हुई, और 1947 में आज़ादी के बाद से जवाहरलाल नेहरू ने
इस अखबार के बोर्ड अध्यक्ष से जो इस पद पे थे उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अखबार लगातार प्रकाशित होने लगा और कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का एक प्रथम ये जरिया बना उस वक्त कि कांग्रेस की जितनी भी नीतियां थी वो जनता तक पहुंचाई जाती थी उस समय। लेकिन अखबार या अब दिक्कत क्या आती है, आखिर अखबार चल रहा था, प्रकाशित भी हो रहा था समय पे, फिर से शुरुआत हुई 1947 में, लेकिन परेशानियां और दिक्कत कब हुई इस अखबार को लेके? परेशानियां हुई 1962 और 63 में। दिल्ली मुद्दा रोड में एक 5A बहादुर शाह जफर मार्ग पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 0.3365 एकड़ जमीन आवंटित की गई। 1962 और 63 की ये बात है। दिल्ली रोड में 5A बहादुर शाह जफर मार्ग पर एजीएल इस कंपनी को 0.3365 एकड़ जमीन को आवंटित किया जाता है। जमीन आवंटित करते हुए ये एक शर्त भी रखी जाती है, तब उस शर्त पे ये जमीन दी जाती है। शर्त ये लिखा जाता है उसमें, जब बॉन्ड तैयार होता है तो शर्त ये लिखा जाता है कि अगर उस जमीन पे अगर कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें निर्माण उस काम के लिए किसी निजी व्यक्तिगत काम के लिए नहीं होना चाहिए। चलिए ये भी ठीक है। फिर उसके बाद 2008 की बात करते हैं। 2008 में कांग्रेस यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तब एक बार फिर इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया जाता है। अब 2008 में क्यों बंद कर दिया जाता है? अब क्या परेशानियां हुई कि 2008 में फिर से इसको बंद कर दिया जाता है? 1945 में फिर से शुरू और 2008 में फिर बंद। तो उस समय वजह क्या बताई जाती है? सबसे बड़ी वजह कि आखिर ये जो कंपनी है वो घाटे में चल रही है। इतने सारे शेयर होल्डर लोग थे, इतने सारे लोग इसमें काम कर रहे थे, आखिर अच्छे तरीके से अखबार चल रहा, तो आखिर घाटे में कंपनी क्यों आने लगी? 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी की होल्डिंग जो है यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी जाती है। जी, जो एजीएल मतलब एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी के जो होल्डिंग थे वो यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यंग इंडिया लिमिटेड YIL एक कंपनी है। इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी। राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस के महासचिव थे और इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने थे। वो यंग इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर भी थे। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यंग इंडिया लिमिटेड के राहुल गांधी डायरेक्टर भी थे उस वक्त। इसके सबसे ज़्यादा 38% जो शेयर थे इस कंपनी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ही थे। बाकी जो 24% जो शेयर होल्डर थे वो कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज और पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा शामिल भी थे। सैम पित्रोदा भी शामिल थे, क्योंकि इन लोगों का भी 24% शेयर था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ कब आता है? 2012 में। 2012 में एक भाजपा नेता एक निचली अदालत में एक याचिका दायर करते हैं इस कंपनी के खिलाफ में। आखिर उनको इस कंपनी से क्या आपत्ति हुई? उन्होंने इस निचली अदालत में एक याचिका दर्ज करते हैं कि जो यंग इंडिया कंपनी है एजीएल कंपनी के साथ धोखाधड़ी करके, यंग इंडिया कंपनी द्वारा एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी के साथ धोखाधड़ी करके उसकी संपत्ति को अधिग्रहण करने का विश्वासघात का आरोप लगाया जाता है। भाई अब यंग इंडिया कंपनी के ऊपर विश्वासघात का आरोप लग रहा है। यंग इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर राहुल गांधी है उनके ऊपर सीधे तौर पे भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी आरोप ये लगाते हैं। तो आखिर इसमें पूरा मामला आता क्या है? तो इसमें सबसे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आता है। सबसे ऊपर इन दोनों का नाम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर यही दोनों होते हैं इस कंपनी के, यंग इंडिया कंपनी के। आखिर उनको क्यों लगता है कि यंग इंडिया कंपनी जो है एजीएल कंपनी के साथ में धोखाधड़ी की हुई है, क्यों विश्वासघात की हुई है? चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी का फंड का इस्तेमाल किया है, एजीएल का अधिग्रहण किया और इस कंपनी को 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया। सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा नेता है जिन्होंने निचली अदालत में याचिका दायर की, वो आरोप लगाते हैं कि 2000 करोड़ की संपत्ति जो है यंग इंडिया कंपनी कब्जा करने में लगी हुई है। तो ये आरोप भाजपा नेता के द्वारा लगाया जाता है। स्वामी ने अपने शिकायत में लिखा है, इस बात का जिक्र भी किया है कि यंग इंडिया ने एजीएल की
दिल्ली एनसीआर और लखनऊ मुंबई और दूसरे शहरों में मौजूद संपत्तियों पर अपना कब्जा करने का आरोप लगाया। उस याचिका, उस आवेदन में यह भी लिखा जाता है। इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को छल के जरिए इस संपत्ति को कब्जा करने का आरोप लगाते हैं। तो पूरा ये मामला कोर्ट में चलता है। तब 2012 में ये मामला, ये याचिका निचली अदालत में दायर होता है। 2014 में ईडी की एंट्री होती है। तब 2014 में ईडी आती है। अब देखिए कि 2014 के बाद पूरा मामला अभी तक 2021 तक क्या मामला चल रहा है। अब ये मैं आप सबको बता दूं कि इस पूरे मामले में ईडी जब आती है तो वो पता करती है कि अच्छी मनी लॉन्ड्रिंग का है या नहीं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो तो ईडी पूरे छानबीन करेगी। इसकी जांच करने के लिए ईडी की एंट्री जरूरी है। अब ये जानना है कि आखिर 2014 के बाद जब ईडी एंट्री लेती है तो कब, क्या, कैसे उसने कार्रवाई की, कब क्या कर रही है। 2021 तक का गतिविधि मैं आपको बताता हूं कि जून 2024 में अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को आरोप के रूप में समन भेजा। यानी जून 2014 की वो तारीख जिस दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर पहला समन भेजा जाता है आरोप के रूप में, और सितंबर 2015 में ईडी ने इस केस की जांच शुरू की। पहला समन 2014 में जाता है और 2015 में ईडी अपना जांच शुरू प्रक्रिया करती है। सितंबर 2015 में और दिसंबर 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पटियाला कोर्ट में पेश होते हैं। वहाँ पर इनकी सुनवाई होती है, लेकिन फिर वहाँ से ये जमानत इन्हें मिल जाती है और जमानत पे फिर ये बाहर अपना आते हैं। फिर अक्टूबर 2018 की मैं बात करता हूँ। 2 दिसंबर 2015 में पटियाला कोर्ट में पेश होते हैं, जमानत मिलती है। अब अक्टूबर 2018 की बात ले लें हम। 2018 अक्टूबर दिल्ली हाई कोर्ट ने एजीएल को बहादुर शाह जाकर मार्ग पर, एजीएल जो कंपनी है, उस कंपनी को स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश देती है। पे उसको वहाँ से हटाने का आदेश हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं। उसके बाद फरवरी 2019 में, 2018 में ये हाई कोर्ट आदेश करता है। 2019 में गांधी परिवार इस फैसले का विरोध करता है और इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में 2019 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश पर बैन लगा देता है। अब यहाँ आके फिर ये मामला रुकता है। 2019 अप्रैल का महीना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाता है, क्योंकि 2019 फरवरी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूरा परिवार ये उनके इस फैसले को लेकर उसके खिलाफ में याचिका दायर करता है वहाँ पर। तो ये पूरा मामला था। इसको लेकर आज पूरा देश जो है किस तरीके से जल रहा था। आखिर नेशनल हेराल्ड जो अखबार था, इसमें क्या कुछ कमियां थी। आखिर चलिए, कार्रवाई तो हो रही है, छानबीन चल रही है, जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन आज ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने की क्या आवश्यकता थी। चलिए ठीक है, इस शक्ति प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दिया गया और किस तरीके से हमने देखा कि आज पूरे देश में जो कांग्रेस के नेता हैं, पूरे प्रदेश में कई राज्यों में भी हमने देखा कि धरना प्रदर्शन, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गुजरात, तमाम जगहों पे हमने देखा कि किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं वो सड़कों पर आके प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सरकार को ये बात पता था कि किस तरीके से ये कल आज होने वाला है। इसको लेकर कल रात से ही हर कांग्रेस नेताओं को घर में ही हाउस अरेस्ट, मतलब कि वहाँ पे पुलिस भेज दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब सामने देखने को मिला। तो चलिए आगे क्या आता है इस मामले में, आखिर इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस कहानी में अब तक के लिए यहीं पे स्थगित करते हैं। आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है वो हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप सबसे विदा लेते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें।